अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश से राजनीति शुरू की, बिहार में जिनका अच्छा खासा प्रभाव है, पूरे देश में इनका नाम है, छात्र जीवन से राजनीति शुरू की, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और अब जम्मू कश्मीर इनकी राजनीति का केंद्र है। प्लीज वेलकम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आज के हमारे जज हमारी भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता के प्रतीक हैं। बरसों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। प्लीज वेलकम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे। और इससे पहले कि आपकी अदालत में हम इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने की। क्या इजाजत है? और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर, एक नजर डालेंगे मनोज सिन्हा के पॉलिटिकल करियर पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने पॉलिटिकल करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मनोज सिन्हा की पहली पहचान बनी 1982 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के दबंग प्रेसिडेंट के तौर पर। 1996 में मनोज सिन्हा गाजीपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मनोज सिन्हा 3 बार चुनाव जीते। 2014 में मोदी सरकार में मनोज सिन्हा को रेलवे का राज्य मंत्री बनाया गया। 2016 में मनोज सिन्हा को कम्युनिकेशंस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 2020 में मनोज सिन्हा को राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया। मनोज सिन्हा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के घावों पर मरहम लगाने का काम किया। मनोज सिन्हा दूर दराज इलाकों में जाकर आतंकवाद का शिकार हुए लोगों के परिवारों से मिले। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया। राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाकर इतिहास रचा। लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। एक भी पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग की जरूरत नहीं पड़ी। IIT, BHU से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल करने वाले मनोज सिन्हा आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम मनोज सिन्हा पर। आपकी अदालत में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर आरोप है कि ये टूरिस्ट को सुरक्षा देने में नाकाम रहे। मनोज जी, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास है जी। पहलगांव में, बैसन वैली में 26 बेकसूर लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज भी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग पिकनिक के लिए गए थे, वहाँ पर एक जश्न जैसा माहौल था, लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक भी सुरक्षाकर्मी, एक भी पुलिस वाला वहाँ मौजूद नहीं था। ये सच है रजत जी कि 26 निर्दोष और निरपराध लोगों की धर्म पूछ करके हत्या की गई और जिस बर्बरतापूर्वक मारा गया उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है।
और मैं मानता हूं कि वो भारत की आत्मा पर एक गहरा चोट था, गहरा जख्म था। घटना के दिन ही देश के गृह मंत्री जी श्रीनगर पहुंचे थे और शाम को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई थी। उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो लोग भी इस घटना के जिम्मेदार हैं वो निकल के बाहर न जाने पाएं और उनका खात्मा करना जैसे पहले सुरक्षा बलों ने किया वो बड़ा आवश्यक है और उसे करना ही चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरा तथ्य भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। पिछले 4 वर्षों में टूरिस्ट फुटफॉल में कई गुना वृद्धि हुई। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 2 करोड़ 38 लाख पर्यटक देश से और विदेश से आए थे। उसके 1 साल पहले की बात करूं तो उस साल भी आंकड़ा करीब 2 करोड़ के आसपास था, थोड़ा ज़्यादा होगा। और आए नहीं, घूमे और फिर सुरक्षित वापस चले गए। तो इस तरह का वातावरण जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों से था। और ये कैसे हो सका कि आतंक के जड़ पर प्रहार किया गया, पूरे टेररिस्ट इकोसिस्टम को कैसे समाप्त किया जाए, इसकी एक रणनीति बना करके जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया गया, तब ये स्थिति बन सकी। और मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी तंजीम का टॉप कमांडर जम्मू कश्मीर में बचा नहीं है। हमारा जो पड़ोसी है, उरी, पुलवामा, बैसरन या पहलगांव, इस तरह की घटनाएं हों, इसकी नित कोशिश करता है। देखिए, मेरा सवाल है कि वहाँ पर जिपलाइन पहुँच सकती थी, पिज़्ज़ा बेचने वाले पहुँच सकते थे, वहाँ चाउमीन मिल सकता था, लेकिन पुलिस नहीं जा सकती थी वहाँ पर, आर्मी नहीं जा सकती थी। जिस व्यक्ति ने जिप लाइन और बाकी काम शुरू किया वो एक प्राइवेट प्लेयर था। जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अनुमति नहीं दी थी। उसने जिला प्रशासन को, इवन पुलिस को सूचना तक नहीं करी थी। 2 दिन पहले ही वहाँ लोग जाना शुरू हुए थे, उसके पहले बारिश हुई थी। और मुझे लगता है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है, लेकिन जो शांति पिछले 4 वर्ष में रही उसके कारण कई ऐसे स्थान नए टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं। मनोज जी, मुझे तो 8 साल के उस बच्चे की बात याद आती है, आज भी उसके शब्द कान में गूंजते हैं, जिसके पिता को उसके सामने वहीं गोली मार दी गई थी। और उसने नीचे आकर ये कहा था कि सरकार तो कहीं थी ही नहीं, पुलिस तो कहीं थी नहीं, हमें बचाने वाला कोई नहीं था। ये सच है, मैं उनसे खुद मिला हूँ, उन परिवारों से। मेरी आंख के सामने वो दृश्य सोचने पर मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ तो 22 अप्रैल के बाद नींद मुझे अच्छे से तभी आई जब तीनों आतंकवादियों का सफाया हो गया। तो वो दृश्य निश्चित रूप से बहुत हृदय विदारक था। लेकिन देश को ये भी समझना चाहिए कि उसके बाद क्या हुआ। जिस तरह से हमारी बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकवादी अड्डों को नस्तनाबूद किया, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया। और जब पाकिस्तान ने हिमाकत करी तो ये भी बता दिया कि पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी जद में नहीं है। उनके एयर बेस, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसके कारण वो घुटने पर आए। और ऑपरेशन महादेव में वो तीनों आतंकवादी जिन्होंने नृशंस लोगों की हत्या की थी, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर की हमारी सेना और सीआरपीएफ के लोगों ने किया। मैं अपने बहादुर जवानों की शौर्यता को सलाम करता हूँ। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दरार पैदा करने की कोशिश करता है, मज़हब पूछ के लोगों को मारा गया, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं गोगोई साहब, उन्होंने, और शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था, किसी से किसी का धर्म पूछा नहीं गया। मुझे लगता है कि पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने सुना है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब जिस चीज़ को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सुना, मैं तो वहाँ मौजूद था जब पोस्टमार्टम गृह में मैं लोगों से मिला था। खुद जिनके परिजन हमारे बीच नहीं रहे, वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे। प्रणीति शिंदे, जो कि कांग्रेस पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनके पिता देश के होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने संसद में कहा आतंकवादी कहाँ से आएंगे ये सरकार को पता नहीं था, ये पाकिस्तान पर आक्रमण करने का एक बहाना था और ये वोट बटोरने का एक तरीका था मोदी सरकार के लिए। नहीं, अब तो देश और दुनिया को स्पष्ट हो गया है, जो तीनों आतंकवादी मारे गए उनकी पहचान भी हो गई। फॉरेंसिक लैब से भी बैलिस्टिक टेस्ट जो हुआ कि उसी हथियार से, M9 राइफल से, AK-47 से जो गोली निकलती है उसका मिलान होगा, और एक नहीं 6-6
वैज्ञानिकों ने उसकी पुष्टि की है। एनआईए ने जिन 2 लोगों को पकड़ के रखा था पहले से, जो उनकी सहायता में थे, उन्होंने भी पहचान करके बताया। जिन परिवारों ने उनको भोजन और पानी पिलाया था, उन्होंने भी पहचान कर ली थी। तो मुझे लगता है कि जितने तरीके हो सकते हैं, उन सभी तरीकों का प्रयोग करके ये आश्वस्त देश को और दुनिया को कर दिया गया कि ये तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे। अखिलेश यादव ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये पूछा कि इन आतंकवादियों का एनकाउंटर उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन अमित शाह को लोकसभा में जवाब देना था। नहीं, उनको मालूम नहीं होगा। ये 22 अप्रैल से ही ऑपरेशन चल रहा था। ये बात सख्ती से कही गई थी कि जो लोग पहलगाम की घटना में लिप्त हैं वो निकल के बाहर न जा सकें, इसका पूरा इंतजाम कीजिए। अब मुझे लगता है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जिनकी नीयत ठीक होती है। तो उनको मरना भी था तो उसी दिन मरे जिस दिन पार्लियामेंट में बहस हो रही थी। उमर अब्दुल्ला आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने वैसे तो ऑपरेशन पहलगाम को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का फेलियर इस देश को वॉर के मुहाने तक ले गया। उन्होंने कहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। अब उनको ये भी कहना चाहिए कि हड़ताल बंद हो गई। पहले पाकिस्तान कैलेंडर जारी करता था, 132 दिन न स्कूल चलते थे, न कॉलेज चलते थे, न बिजनेस चलता था। स्टोन पेल्टिंग एक आम बात हो गई थी। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते थे, सामान्य लोग मारे जाते थे। और मैंने आपको बताया कि 22 अप्रैल के बाद उसी दिन चैन की नींद आई जिस दिन तीनों आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए। राहुल गांधी ने एक बात का क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं पहला ऐसा नेता था जो हिम्मत करके वहां गया, घटनास्थल पर पहलगाम गया। लेकिन देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी तो बैसरन घाटी में गए थे और 22 को घटना हुई, 22 की शाम को पहुंच गए थे श्रीनगर, रात को सुरक्षा बैठक करी और 23 को सुबह सुबह वो बैसरन घाटी में खुद जा करके सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ उन्होंने चर्चा की, मुआयना किया, फिर आकर के परिजनों से मिले। तो मुझे लगता है कि ये शायद देश को कुछ लोगों ने गलत बताने की कोशिश की है। जनता में से इस बारे में अगर कोई सवाल हो किसी के मन में। राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी ट्रंप से डरते हैं और इस वजह से उन्होंने सीज फायर की। इस पे आपका क्या कहना है? वैसे ये राजनीतिक सवाल है, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में दे दिया है और देश और दुनिया को पता लग गया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने हमको फोन नहीं किया सीज फायर के लिए। और भारत के विदेश मंत्री जी ने ये जो बात बताई कि 22 अप्रैल से लेकर के और कोई तारीख थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तारीख थी, उस बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच टेलीफोनिक बात भी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने के लिए था, क्योंकि उनके हाथ खून से रंगे थे। अगर ऐसा कोई सोचता है तो मुझे लगता है कि मुझे तरस भी आता है, हंसी भी आती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की आत्मा पर चोट है और पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी हमारे निर्दोष नागरिकों का लहू बहाया है, बदला ऐसा लिया जाएगा कि उनके और उनके आका सबको ये समझ में आएगा कि नहीं, भारत अब दूसरा भारत है, वो सहता नहीं है। अगर उस पर हमला होता है, उसके नागरिकों पर हमला होता है, तो उसका ऐसा जवाब देता है कि उनकी कई पीढ़ियां याद रखें। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सीज फायर जल्दी हो गया, थोड़ा और मारना चाहिए था पाकिस्तान को। ये दरअसल क्या है कि भावावेश में हम बहुत आगे सोच लेते हैं। ये बात सेना पर छोड़ी गई थी कि सेना तय करे कि जगह क्या होगी, तरीका क्या होगा, कहाँ तक जाना है। तो लक्ष्य बड़ा स्पष्ट था। वो लक्ष्य था कि जिन लोगों ने पहलगाम में आतंक की घटना कराई, उन आतंकवादियों, उनको प्रश्रय देने वाले आकाओं, उनको ट्रेनिंग देने वाले कैंपों को हमें नष्ट करना है। और वो लक्ष्य मुझे लगता है कि भारतीय सेनाओं ने प्राप्त कर लिया था, बड़ी बहादुरी से प्राप्त कर लिया था। अब पाकिस्तान को ये बात नहीं समझ में आई।
आतंकवादियों और आतंकवादी कैंपों पर हमले को पाकिस्तान ने मान लिया कि हमारे ऊपर हमला हो गया, तो वो फिर हमारे निर्दोष नागरिकों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन अद्भुत शौर्य का परिचय दिया हमारी सेना ने। और भारत की जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है रक्षा क्षेत्र में, मुझे लगता है कि उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है कि तमाम ड्रोन और तमाम मिसाइल के आक्रमण के बावजूद कहीं भी बाल बांका नहीं कर पाया पाकिस्तान। और जब उनको औकात दिखाने की बात आई तो मुझे लगता है कि भारतीय सेना और ख़ासतौर से वायुसेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि कोई एयरबेस, कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो अब काम कर सकता है। 11 अड्डे चंद मिनटों में तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया। सब कुछ पाकिस्तान का भारत की सेना के जद में था। और तब वो मजबूर हुआ घुटने पर आकर के हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया कि साहब अब बहुत हो गया, पिटाई बहुत हो गई, अब पिटने की क्षमता हमारी खत्म हो गई। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। अच्छा है, राहुल जी यही समझते रहे, उनको मेरी सलाह यही है कि यही समझते रहे, अभी 10 साल और ऐसे ही चलेगा। तो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मनोज सिन्हा पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। मुझे लगता है कि मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि थोड़ा कश्मीर के बारे में पढ़ लीजिए, तो ये बातें शायद वो नहीं कहेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आज के हमारे जज बहुत खास हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर आरोप है कि ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। मनोज जी, महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मारने का ऑपरेशन किया, उसका नाम रखा ऑपरेशन महादेव। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया, उसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ये सब सिर्फ एक ही धर्म में होता है। सिंदूर नाम जो रखा गया था, तो हमारी अनेक माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा था, इसलिए वो सिंदूर नाम रखा गया था। और ऑपरेशन महादेव के बारे में उनको शायद अंदाज नहीं है, क्योंकि वो कश्मीर के बारे में जानते नहीं हैं। जो डाची गांव के आसपास पहाड़ी है, उसको महादेव रिज कहते हैं। अब ये मुझे लगता है कि मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि थोड़ा कश्मीर के बारे में पढ़ लीजिए, तो ये बातें शायद वो नहीं कहेंगे। लेकिन ये तो सच है कि आप जब से वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, आपने कश्मीर के मंदिरों का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार करना शुरू कर दिया है। स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि शंकराचार्य जी कश्मीर गए थे। शैव दर्शन का वो सबसे प्रमुख स्थान है और देश का अकेला शारदा पीठ है। वहाँ बड़ी संख्या में बड़े पवित्र स्थल थे, बहुत मंदिर थे, और वो तोड़े गए, ये भी सच है। तो जो धर्मस्थल तोड़े गए बने वहीं बनेंगे, तो वही, तो इसमें कोई अपराध हुआ ऐसा मैं मानता नहीं। और मुझे लगता है कि तिरुपति देवस्थानम का एक मंदिर जम्मू में बना, उसको मैंने ज़मीन दी थी, उससे मैं स्वीकार करता हूँ। और ऐसे अनेक मंदिर जिनको आतंकवादियों ने या कुछ लोगों ने तोड़ दिया था, उन्हें बनाया भी गया है इसमें। और मुझे लगता है कि बचपन से जो संस्कार, सुबह उठ के गंगा स्नान और फिर बाबा विश्वनाथ की जय करना, तो ये जो सीखा है, तो इतना संस्कार तो रहेगा ही कि कम से कम मंदिर टूटा है तो। मनोज जी, मुस्लिम बहुल राज्य है, ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वहाँ आप मंदिर बनवा रहे हैं, एक आध मस्जिद भी बनवा देते। मुझे लगता है कि ये जो हेरिटेज कंजर्वेशन का प्लान हमने बनाया था, उसमें मंदिर ही नहीं बने हैं, उसमें गुरुद्वारा भी बना है, उसमें चर्च भी बनी है, उसमें मस्जिद भी बने। तो ये कहना एकदम गलत है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी पूजा पद्धति पर उसका अधिकार सुरक्षित है। ये भारत के संविधान ने हमें दिया हुआ है। मैं किसी मुस्लिम भाई से नहीं कहता हूँ कि तुम मस्जिद मत जाओ या मस्जिद नहीं बननी चाहिए, किसी सिख भाई से मैं नहीं कहता हूँ गुरुद्वारा मत जाओ या गुरुद्वारा नहीं बनना, लेकिन मंदिर तोड़ा गया है तो मंदिर बनना चाहिए, ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ।
और मैंने मस्जिद भी बनवाई है, गुरुद्वारा भी बनवाया है, चर्च भी बनवाया है। लेकिन टूटे क्योंकि मंदिर ज़्यादा टूटे थे, इसलिए ज़्यादा मंदिर बनाने पड़े। लेकिन ये भी सच है कि राजभवन में आपने मंदिर बना दिए हैं। हाँ, वो तो मैंने सुबह आदत है पूजा करने की। अब महादेव का दर्शन करने दूर जाना, फिर वो काम में भी नुकसान, तो इसलिए मैंने कहा कि महादेव विराजेंगे तो कल्याण होगा। अब देखें ना, कुछ लोगों को ये लगता है कि माथे पर तिलक लगाने वाला, शिखा रखने वाला, यज्ञोपवीत पहनने वाला, मंत्रोच्चार करने वाला जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। ये हमारा संस्कार है। सुबह पूजा के बाद तिलक लगाना ये संस्कार है। शिखा रखना ये जन्म से ही है। यज्ञोपवीत संस्कार है और इन संस्कारों से बाहर निकलने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। और मैं तिलक और शिखा और यज्ञोपवीत के साथ मुहर्रम के जुलूस में भी 33 साल बाद जब जुलूस नहीं निकलता था तो उसमें भी मैं शामिल होता हूँ। मेरा दूसरा पक्ष ये है। एक दो सवाल और ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका आध्यात्म में प्रगाढ़ विश्वास है, तो आपका कौन सा मूल मंत्र है या कौन सा मंत्र आप उच्चारित करते हैं जिससे कि आपका भला होता है हमेशा? यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसका अर्थ भी बता दीजिए मंत्रकार लोगों को। यम यम चिंतयते कामम, जिन जिन कामों के बारे में आप सोचते हैं देवी की आराधना के बाद, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसे जरूर आप प्राप्त करेंगे। एक और नरेंद्र मोदी जी और पहले के प्रधानमंत्रियों में आपको ऐसा क्या फ़र्क नज़र आता है, खास करके बात जब पाकिस्तान और कश्मीर के रवैये को लेके हो? मुझे लगता है कि फ़र्क आपको भी पता है, आप कहना नहीं चाह रहे हैं। 2008 में मुंबई में 150 लोग बेगुनाह लोग मारे गए। भारत सरकार डोजियर भेज रही थी। अब जो कुछ पहलगांव में हुआ या उसके पहले बालाकोट या उरी के बाद जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि अब दुनिया को पता है और खुले तौर पर प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया है कि कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे। ट्रेड और टॉक एक साथ, टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये फर्क पूरा देश जान रहा है। यहाँ एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मनोज सिन्हा पर इल्जाम और सवालात का एक और, क्योंकि जिस माफिया के खिलाफ आप इतने बरस लड़ रहे थे, अब हम सुनते हैं उसमें से कुछ माफिया नीचे चला गया, कुछ ऊपर चला गया। भय और आतंक पूरी तरह समाप्त हो गया है। अनेक ऐसे माफियाओं का उन्मूलन हुआ है। तो ये ठीक है कि गाड़ी पलट जाती है? नितिन गडकरी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हाईवे पर दुर्घटना न हो, बावजूद इसके दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर इल्जाम है कि ये राजनीति के दबंग खिलाड़ी हैं। मनोज जी, जिस इलाके से आप आते हैं, गाजीपुर से, जहां से आप 3 चुनाव जीते, वो इलाका जाना जाता है माफिया के लिए, किडनैपिंग के लिए, हत्याओं के लिए, बड़े बड़े अपराधों के लिए। तो आप भी बाहुबली थे, आपसे सब डरते थे वहाँ? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बाहुबली था। स्वाभिमानी जरूर था और निर्भयता पूर्वक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करना ये बचपन से स्वभाव था। लेकिन जितने भी वहाँ के बाहुबली नेता थे जिनके नाम मैंने सुने, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, ब्रजेश सिंह, सब घबराते थे आपसे? मुझे लगता है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मैं किसी से नहीं घबराता था, ये मैं जानता हूँ। ईश्वर और गलत काम के अलावा तीसरे का भय होना, मैं समझता हूँ किसी मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। अब मैं आपको दबंगई के उदाहरण देता हूँ। जी। जब आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, उस समय कालूलाल श्रीमाली, फॉर्मर वाइस चांसलर, बनारस विजिट करने आए थे। आप अपने साथियों के साथ उनसे मिलने गए, उनको किडनैप कर लिया,
उनके गले में जूतों की माला पहना के घुमाया। ये सच है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कारण ये नहीं था कि वो दबंगई थी। हम लोग विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय बनवाया था। आपातकाल के दिनों में डॉक्टर श्रीमाली ने उसे ध्वस्त करा दिया। छात्र राजनीति में जो लोग सक्रिय थे, ऐसे सैकड़ों छात्र नेताओं को यूनिवर्सिटी से निष्कासित करने का काम किया। और मैं कहूँ कि एक तरह से लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था डॉक्टर के.एल. श्रीमाली ने। एडमिनिस्ट्रेटर वो अच्छे थे, मैं आज उस बात को स्वीकार करता हूँ। तो हम लोगों के मन में जो भाव था वो आए थे, तो हम लोग गए थे, ये विचार करके नहीं गए थे। भरत सिंह जी उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, उनके साथ रहता था। वहाँ जाने के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनको लेकर के हम लोग आए विश्वविद्यालय कि यहाँ ही इन्होंने ये सब जुल्म किया है, तो यहीं विद्यार्थी देख सकें कि जो जुल्म करेगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर, तो उसका प्रतिकार करने के लिए विद्यार्थी नेता हैं। और फिर इस जुर्म में आपको जेल जाना पड़ा? जी, मैं जेल गया था। फिर मेरे पिताजी बड़े नाराज हुए थे। जेल से फिर छूट के आया, उसके बाद हमने आगे पढ़ाई करी। और मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ जी। कृष्णानंद राय आपकी पार्टी के नेता थे, जिनकी हत्या हुई है गाजीपुर में, और आप सबके मना करने के बावजूद पूरे दल बल के साथ पहुंच गए थे गाजीपुर। तो कृष्णानंद राय हमारे पार्टी के विधायक थे, हमारे मित्र भी थे। और जिस तरह से नृशंस ढंग से उनकी और बाकी एक ब्लॉक प्रमुख, एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, 7 लोगों की हत्या की गई थी, मुझे लगता है कि वो कायरता होती कि अगर कोई न जाता। मैं गया भी और उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा मैं व्यक्तिगत रूप से जब तक रहा, वहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहा और ये कोशिश की है कि वो अंजाम तक पहुँचे। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह का भय और आतंक बिहार से लेकर के पूरी उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने बनाया था, उस आतंक को तोड़ना बड़ा आवश्यक था। उसके खिलाफ अगर आप झुक जाते या डर जाते तो मैं समझता हूँ कि फिर वो भारत और भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक है। आपको तो बड़ा अच्छा ऑफर दिया था मुलायम सिंह यादव ने। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में आ जाओ तो हमेशा एमपी बने रहोगे। सामाजिक रूप से समीकरण वहाँ का इसी तरह का था। एक बार मैं पार्लियामेंट से निकला तो लॉबी में मुलायम सिंह जी मिले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके कहा कि कहाँ फंसे हो तुम, हमारी पार्टी में आ जाओ, जिंदगी भर एमपी रहोगे। तो हमने उनसे बहुत विनम्रता से किया कि मैं एमपी रहूं चाहे पैदल रहूं, आपकी पार्टी में मैं नहीं जा पाऊंगा। और ये भी मैंने सुना कि अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत प्रिय थे, उन्हीं के प्रयास से आपको टिकट मिलता था। अटल जी से मेरा परिचय हो गया था। ये सच है कि अटल जी का आशीर्वाद हमारे साथ था। और विद्यार्थी परिषद की जो उस समय की टीम थी, उन लोगों से भी मेरा बड़ा संपर्क था। वो सुरेश अवस्थी जी, राम बहादुर राय जी, गोविंदाचार्य जी, विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण इनों से भी बड़ा परिचय था। लेकिन अटल जी के कारण टिकट मिला, ये सच है। तो अब देखिए, एक तरफ माफिया आपसे घबराता था, एक तरफ मुलायम सिंह आपको ऑफर करते थे, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी आपको देते, तो कुछ न कुछ तो होगा आप में। अब ये तो वो लोग जाने कि क्या था, मुझे लगता है कि और जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने आपको मंत्री बनाया अपनी सरकार में। हाँ, ये 2014 में मुझे पहली बार रेल राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मोदी जी ने दिया। और मुझे लगता है कि मेरा परिचय उस समय मोदी जी से इतना नहीं था। अमित शाह जी उत्तर प्रदेश का काम देख रहे थे, तो चुनाव के दौरान उनका आना जाना काफ़ी था। राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, उनसे मेरा पहले से संपर्क था। तो विचार करके इन लोगों ने फैसला किया होगा। अरुण जेटली जी थे, विद्यार्थी परिषद के दिनों से हम लोगों को जानते थे और बराबर मदद भी करते थे, मार्गदर्शन भी करते थे। मैंने तो सुना कि आपका काम देख के, आपकी दबंग आदत देख करके उन्होंने आपको बाद में टेलीकम्युनिकेशन का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया, क्योंकि ये ऐसा मंत्रालय था जिसमें बड़े बड़े ताकतवर लोग इन्फ्लुएंस करते थे मंत्री को। अब
किस कारण से उन्होंने बनाया, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। अब उन्होंने क्या सोचा ये वो बता सकते हैं, उसके बारे में मैं बता पाऊँ ये तो मुश्किल है। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी दी और मैंने अपनी योग्यता क्षमता भर ईमानदारी से कोशिश की कि उस कोयले की कोठरी में कहीं भी कालिख न लगने पावे। ये सच है कि जिस दिन आप मंत्री बने उस दिन आपने अपने बेटे से कहा, जो इंजीनियर हैं, एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, उनको कहा कि भाई नौकरी छोड़ दो अब तुम? ये सब कहाँ से खोज के ले आए हैं? मेरा बेटा जो है वो BIT से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था। वो हुआवे नाम की एक टेलीकॉम कंपनी थी, चाइनीज़ कंपनी थी, उसमें नौकरी करता था। तो जिस दिन मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर बना तो उस दिन रात को मैंने कहा कि अब तुमको छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरी नौकरी करो, क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए उसने रिजाइन करके फिर उसने अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, कुछ काम हम करना शुरू किया। देखिए, नॉर्मली जब पिता मंत्री बनता है तो बेटे को रोजगार मिलता है, आपने अपने बेटे को बेरोजगार कर दिया है। मुझे लगता है कि मूल्यों की, सिद्धांतों की राजनीति जो विद्यार्थी परिषद में सीखी थी वो उन तक पीछा छोड़ती नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उचित भी है कि देश की राजनीति में या सामाजिक जीवन में कुछ मान्यताएं तो होनी चाहिए, कुछ आदर्श जरूर होने चाहिए। क्या यही आदत थी जिसकी वजह से जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आई तो आपका नाम चला मुख्यमंत्री बनने के लिए? नाम चला ये टेलीविजन पर मैंने देखा। पार्टी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने मुझसे नहीं कहा कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ, टेलीविजन में मैंने बहुत सुना, देखा, और मुझे लगता है कि ये समय समय पर पार्टी तय करती है कि किसको। हमने तो सुना कि नाम तय हो गया था और आप संकट मोचक मंदिर चले गए भगवान का आशीर्वाद देने की अब मुझे काम संभालना है। मैं वो कोइंसिडेंस ऐसा था कि उसको इस तरह से कई लोग मानते हैं। विधानसभा के चुनाव चल रहे थे 2017 के, तो गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे भानु प्रताप सिंह। चुनाव के दौरान ही उनकी माताजी का निधन हो गया था और वो गाजीपुर से बनारस गए, दाह संस्कार किया और दूसरे दिन मेरी सभा थी तो वहाँ सभा में हाजिर थे। तो जिस दिन मैं गाजीपुर गया उनका त्रयोदशा था, उनकी माताजी का, मैंने श्राद्ध कर्म था। तो चाहे कुछ भी होता मुझे उस दिन जाना ही था। मैं गया था इस प्रयोजन से, और बनारस जाना शनिवार और मंगलवार है तो संकट मोचन न जाना, ऐसा शायद मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा मैंने किया हो। और अब तो बनारस जाना और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद न लेना, मुझे लगता है कि हम लोग जन्म भले हुआ गाजीपुर में, लेकिन जो कुछ सीखा, पला बढ़ा, वो सब काशी में ही हुआ। तो वो आदतन में गया था। अब उस समय आप लोग ऐसा चला रहे थे, आप लोग का मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, कि लोगों को लगा कि मैं इसीलिए जा रहा हूँ। फिर मैं दर्शन करने के बाद भानु प्रताप सिंह जी के घर गया, वहाँ रहा और फिर वापस दिल्ली आ गया। तो आपको अच्छा लगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए? स्वाभाविक रूप से अच्छा लगा, क्योंकि जिस माफिया के खिलाफ आप इतने बरस लड़ रहे थे, अब हम सुनते हैं उसमें से कुछ माफिया नीचे चला गया, कुछ ऊपर चला गया। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में आतंक से अब भयभीत नहीं है लोग, और ये भी सच है कि कानून का राज वहाँ स्थापित हुआ है और भय और आतंक पूरी तरह समाप्त हो गया है। अनेक ऐसे माफियाओं का उन्मूलन हुआ है और उसमें जो नाम आप जिनकी ओर इशारा कर रहे थे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये ठीक है कि गाड़ी पलट जाती है? नितिन गडकरी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हाईवे पर दुर्घटना न हो, बावजूद इसके दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम जनता में से एक दो सवाल ले सकते हैं? सर, मेरा ये सवाल है, मैंने सुना है कि आपको खाना बहुत पसंद है, तो सर खाने की पसंदीदा जगह बताएं। मेरे खाने की पसंदीदा जगह मेरा घर है। ओके।
तो कश्मीर में आपको अपनी पसंद का खाना मिल जाता है? घर में बन जाता है। क्या खाते हैं आप? मोटे तौर पर तोरी, घिया, करेला, परवल, अरहर की दाल। रोटी पहले गेहूं की खाता था, वो मल्टीग्रेन खाने लगा हूं। ये सही है कि खाने के शौक की वजह से आपका वजन बहुत बढ़ गया था और मोदी जी ने आपको कहा कि ज़रा कम करो? ये सच है। असल में जहाँ हम लोगों की पैदाइश हुई, पूर्वांचल, गाजीपुर, बनारस, वो ऐसा इलाका है जहाँ बचपन से ही मिठाई, मलाई, दूध, इसका शौक लोग पालते हैं और इसके कारण वजन ज़्यादा था। और कभी प्रधानमंत्री जी ने मुझसे किसी बैठक में कहा था, बैठक के बाद, कि ज़रा वजन कम करिए, उम्र पूछी थी और मुझे भी लगा कि ये सही सलाह है। तो मैंने प्रयास करके, पहले मैं 118 किलो होता था, अभी 86 हो गया हूँ। और मोदी जी ने एक और सलाह आपको दी थी कि ये गुटखा खाने की आदत छोड़ दीजिए। देखिए, काशी में जो रहे और पान न खाए, ऐसे कम लोग होते हैं। तो लंबा समय काशी में गुजरा तो पान खाने की आदत पड़ गई थी। जब दिल्ली आया तो पांडे जी की एक दुकान है नॉर्थ एवेन्यू में, वहाँ से पान मंगाता था, खाता था। कभी कभी पान खत्म हो जाए तो आदत ऐसी बुरी थी कि फिर वो रजनीगंधा और तुलसी खा लेता था। एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझसे ये बात कही कि ये काम बड़ा खराब है और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और मैं यहाँ उपस्थित लोगों से भी कहूँगा, वास्तव में बहुत ही खराब काम है और इसे किसी को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। 2017 में मैंने छोड़ा तो 25 में 8 साल में मैंने छुआ नहीं है और उसके बहुत लाभ। सर, मैंने सुना है कि आपको खाने के साथ साथ गाने का भी बहुत शौक है, तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? गाना तो मैं नहीं गाता था, बाथरूम सिंगर था मैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए लोरी गाते हैं आप। वो तो जब आप ग्रैंडफादर बन जाएंगे तो आपको भी गाना पड़ेगा। तो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मनोज सिन्हा पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला हैं, लेकिन लोगों को सरकारी नौकरियों के सर्टिफिकेट आप बांटते हुए दिखाई देते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं मनोज सिन्हा से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर इल्जाम है कि ये पर्दे के पीछे से सरकार चलाते हैं। मनोज जी, कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इंप्रेशन ये है कि आप सरकार को कंट्रोल करते हैं, आप चलाते हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ दिखाने के लिए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये तथ्य से बहुत दूर है। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और ऑल इंडिया सर्विसेज, ये मेरे पास है। बाकी सारे डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं वो चुनी हुई सरकार के पास है और मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। मैं कभी सीमा का अतिक्रमण करूं, ये मैं न कभी किया है मैंने, न कभी करूंगा। मनोज जी, चुने हुए मुख्यमंत्री को फातिहा पढ़ने न जाने दिया जाए, उनको घर में बंद कर दिया जाए, वो दीवार टाप के बाहर आए और फिर फातिहा पढ़ने जाए, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि 13 जुलाई को वहाँ क्या घटना है उसके विवरण में मैं नहीं जाता हूँ। कुछ लोग उसे एक इम्पॉर्टेंट डे मानते हैं और वहाँ जाते हैं फातिहा पढ़ने, तो वहाँ प्रतिबंध केवल 13 जुलाई को ही रहता है। मुझे लगता है कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम निकला था, आपने डिटेल पढ़ा होगा, वो सचिवालय जा रहे थे। अचानक उस जगह पर वो पहुँचे और उनके पिताजी मुख्य द्वार से गए,
उनके साथ के कुछ और मंत्री मुख्य द्वार से गए तो बाकी लोग मुख्य द्वार से जा रहे थे। चार दीवारी फांद के जाना पड़ा। मुझे पुलिस ने जो मुझे बताया है कि वो दीवार ऊंची थी और जब मुख्यमंत्री जा रहे थे तो वहाँ एक यंग ऑफिसर लगा हुआ था। उसको भय हुआ कि कहीं इतनी ऊंचाई से कूदेंगे तो चोट न लग जाए, तो उसने केवल उनसे अनुरोध किया कि ये उचित नहीं है, इसमें चोट लग सकती है आपको। कोई रोक नहीं थी, केवल उनका तो ये कहना है कि उनको घर से निकलने पर रोक लगा दी गई थी। उनके पिताजी 3 व्हीलर में गए, उनकी एक मंत्री 2 व्हीलर पे गई, छुप छुपा के जाना पड़ा उनको। अब उनकी मंत्री जी 2 व्हीलर पर गई, ये अखबार में मैंने पढ़ा, लेकिन कोई रोक प्रशासन की ओर से किसी पर नहीं थी कि वो अपनी गाड़ी से नहीं जाओ। भी मैंने मुख्यमंत्री जी या बाकी मंत्रियों को तो पूरी सुरक्षा मिली हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस का जो वर्जन है, मुझे लगता है कि उसको भी आपको दर्शकों को दिखाना चाहिए। ये अजीब बात है कि पुलिस रोक नहीं रही और वो डर के मारे दीवार फांद के जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मैं कोई डर का कोई कारण नहीं था। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आपने चुनाव कराया, मेजॉरिटी से जीते हैं, लेकिन लोगों को सरकारी नौकरियों के सर्टिफिकेट आप बांटते हुए दिखाई देते हैं। जो मैं नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं, ये टेरर विक्टिम फैमिलीज हैं। पिछले 30 वर्षों में 11,000 से ज़्यादा निर्दोष जम्मू कश्मीर के नागरिकों का पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनकी हत्या की है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं 5 वर्ष रहा, लेकिन मुझे खुद भी ये बात ध्यान में नहीं आई। तो अनंतनाग के डिग्री कॉलेज में 150-200 परिवार आए थे और वहाँ मैं था, हमारे प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वहाँ जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा कि मेरे पिता SPO थे जम्मू कश्मीर पुलिस में, उनको आतंकवादियों ने मार दिया। मेरी माँ को परिवार और रिश्तेदार सबने छोड़ दिया। मेरी माँ ने भीख मांग करके मुझे और मेरी बहन को पढ़ाया। वो दृश्य मैं कहूँ कि या तो 22 अप्रैल को मैं दुखी था, 23 अप्रैल को, और या उस दिन एक टेरर विक्टिम फैमिली का नौजवान था, उसने कहा कि साहब मेरे पिता की हत्या कर दिया, मेरे वालिद को मार दिया आतंकवादियों ने, और मैं दौड़ता रह गया, FIR नहीं हुई। एक तीसरे ने मुझे वहीं कहा कि मेरे वालिद की हत्या भी हुई और हमारा घर और हमारी प्रॉपर्टी भी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। तो वहीं एट स्पॉट मैंने घोषित किया, ये अधिकार LG को है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से रिलेटेड मामला है कि SRO 43 में ऐसे परिवार जो जेन्युइन हकदार हैं नौकरी के, उनको नौकरी भी देंगे। जिनकी FIR नहीं, उनकी FIR भी कराएंगे। जिनको आतंकवादियों ने मारा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो वो प्रॉपर्टी भी उनसे आतंकवादियों से लेकर के उनको सुपुर्द करेंगे। और एक और बात हमने कही कि अगर टेरर विक्टिम फैमिली से कोई स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आना चाहता है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप जानते हैं कि बिना किसी कोलेटरल गारंटी के बैंक पैसा देते हैं, तो पैसा भी दिलवाएंगे, हैंड होल्डिंग भी करेंगे। तो ये 4 फैसले हमने किए। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई ऐसे फैसले आप लेते हैं जो चुनी हुई सरकार को अच्छे नहीं लगते और या जम्मू कश्मीर की परंपरा के खिलाफ हैं। अब एक ट्रेडिशन था जम्मू कश्मीर में, जो दरबार है वो श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट होता था और जम्मू से श्रीनगर मौसम के हिसाब से शिफ्ट होता था। आपने उसको ही गायब कर दिया। हाँ, ये सही है। देखिए, मैं 7 अगस्त 2020 को उपराज्यपाल के रूप में मैंने शपथ ली थी। अक्टूबर के अंतिम फ्राइडे को दरबार श्रीनगर से जम्मू जाता था और अप्रैल के अंतिम फ्राइडे को जम्मू से श्रीनगर आता था। तो मैं नया था, मैं जानता नहीं था। मैं गया तो देखा 217 ट्रकें खड़ी थी, उन पर फाइल लदी हुई थी। मेरे सामने वो ट्रकें रवाना हुई। मैंने उनसे पूछा तो कहा कि ये फाइल अब जम्मू जा रही है, अब दरबार जम्मू में रहेगा। तो उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला। मैंने तय किया कि अब जब जम्मू से आएंगे तब ट्रक नहीं आएगी, और वही हुआ। पूरा ऑफिस केवल सेक्रेटेरिएट में नहीं बल्कि जिलों पर भी काम करने लगा है, और मुझे लगता है कि अब ऑफलाइन काम ही जम्मू कश्मीर में बंद हो गया। बड़ी मात्रा में कमरे लिए जाते थे होटल में श्रीनगर में और जम्मू में। कौन रहता था, कौन भुगतान करता था, कितना भुगतान होता था, ये एक अलग कहानी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ।
और मैं समझता हूँ कि आज के युग में जब टेक्नोलॉजी यहाँ पहुँच गई है तो मुझे लगता है कि अब तो यहाँ बैठ करके तमाम नौजवान वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यूएस की कंपनी में काम कर रहे हैं, और अभी जम्मू कश्मीर को वहीं रखा जाए, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय था। तो ये 2020 में ही फैसला किया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब ऑनलाइन सर्विस देने में जम्मू कश्मीर देश का मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर नंबर 1 राज्य हो गया। 1160 ऑनलाइन सर्विसेज जम्मू कश्मीर दे रहा है। आपने जो BHU से BTech और MTech किया था उसका पूरा इस्तेमाल किया? मैंने पढ़ाई तो मैंने जरूर इंजीनियरिंग की थी, प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन जब गवर्नेंस का समय मिलता है तो मुझे लगता है कि उसका प्रयोग करना बड़ा ज़रूरी है। और ट्रांसपेरेंसी मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से ही आ सकती है। जहां आदमी है वहीं गुंजाइश है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेईमानी नहीं करती। मनोज जी, आर्टिकल 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, और उस वक्त ये कहा गया था कि इसका असर ये होगा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं रहेगा, लेकिन तब से लेकर अब तक 90 आतंकवादी हमले हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये 90 जो फिगर है, इससे आतंकवाद कम हुआ या नहीं इसको मापने की जरूरत नहीं है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग की मैं बात करूं तो मुझे लगता है 70% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अगर कॉमन सिविलियंस की मैं बात करूं तो उसमें भी 80% से ज़्यादा की गिरावट आई है। जो रिक्रूटमेंट होता था 125-150 लोग रिक्रूट होते थे, टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते थे, पूरे 7 महीने में एक ही नौजवान जो है वो मिलिटेंसी की ओर गया। पिछले साल 6 लोग गए थे। दूसरा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है जैसे देश के बाकी हिस्सों में चल रहा है। अब पाकिस्तान कोई कैलेंडर बंद का नहीं जारी करता। अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इवेंट का कैलेंडर जारी करता है कि अब यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला है, अब यहाँ रेस होने वाली है, फार्मूला कार रेस होने वाली है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि एडवर्सरी का भय कितना है, ये एक बड़ा पैमाना होता है। मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का भय धीरे धीरे समाप्त हो गया है। और पहलगांव की घटना के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग सड़क पर आए, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला, हफ्तों तक प्रदर्शन होते रहे, लोगों को समझ में आ गया है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है, पाकिस्तान ने केवल हमको बर्बाद करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि ये 90 घटनाएं ठीक है, मैंने आपकी बात को स्वीकार किया, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो मैं मानता हूं कि आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। जो ऑक्सीजन और खाद्य पानी उनको देते थे, उस इकोसिस्टम को भी लगभग समाप्त प्राय करने की दिशा में सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ी हैं। शांति खरीदी नहीं जा सकती है, शांति स्थापित करनी पड़ती है। और भारत में एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम शांति खरीदने में विश्वास नहीं करते, शांति स्थापित करने में। मैं एक बात कहता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। तो ये केवल नारा नहीं है, ये एक डॉक्ट्रिन है। और इसी सिद्धांत पर अगर कोई बेगुनाह है तो उसे कोई न छुए, गुनहगार है चाहे कोई हो तो उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करे। इस नीति पर हम लोग आगे बढ़े हैं। टेरर फ्री जम्मू कश्मीर अगर बनेगा तो इसी सरकार में बनेगा, इसी शासन में बनेगा। देखिए, क्या ये सच नहीं कि पहलगाम हमले के बाद में अमरनाथ यात्रा पर भारी खतरा था, लोग डर रहे हैं जाने में? अमरनाथ जी की यात्रा का एडवांस में पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। 22 अप्रैल के पहले जिस स्पीड से, जिस मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वो गत वर्ष की तुलना में 17-18% ज़्यादा था। 22 अप्रैल की घटना के बाद मुझे लगता है कि पंजीकरण सडनली पूरी तरह से बंद हो गया, ड्रॉप हो गया। एक आशंका थी, पूरे देश में थी कि अब
यात्रा में संख्या कम आएगी। फिर वो 10 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के कुछ दिन बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और बाबा के भक्त देश भर के पंजीकरण कराने लगे। और मैं समझता हूं कि बाद में हमने एक और उपाय किया था कि जो 22 अप्रैल के पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उनको हमने टेलीफोन भी कराया, मेल भी कराया, मैसेज कराया कि आपका स्वागत है, श्री अमरनाथ जी यात्रा में आप आने वाले हैं कि नहीं। तो उसमें मोटे तौर पर 68% लोगों ने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ। बाद में रजिस्ट्रेशन बढ़ा और 4,12,000 लोगों भोले भक्त बाबा के भक्तों ने अब तक दर्शन कर लिया है। जो भोले का भक्त है उसे किस बात का भय है। तो लोग आए, देश भर से दर्शन किए, वापस गए और उसका एक सकारात्मक परिणाम आया है। ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये 4 लाख से ऊपर लोग देश भर में जाकर के 40 लाख लोगों को बताएंगे कि अभी अमरनाथ जी होकर के हम आए हैं, आप जाइए, जाने में संकोच मत करिए। मैं समझता हूँ इसी के कारण टूरिज्म आज से 1 साल पहले 2 करोड़ 38 लाख लोग आकर के जम्मू कश्मीर होकर के गए थे, जिससे वहाँ की इकॉनमी बढ़ी थी। चिंता में एक जो सवाल ले सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग नया कश्मीर पुराने कश्मीर से अलग कैसे है? पहले हम अक्सर पत्थरबाजी की घटनाएं सुनते रहते थे, पर आज वो बेहद कम हो चुकी हैं। क्या कश्मीरी युवक बदल रहा है? अब नया कश्मीर वो है जहाँ स्ट्रीट वायलेंस नहीं, स्टार्टअप चल रहे हैं। नया कश्मीर वो है जहाँ आतंकवाद का समर्थन करने वालों को नौकरी नहीं मिलती, बल्कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और टेरर विक्टिम फैमिलीज को नौकरी दी जाती है। नया कश्मीर वो है जहाँ देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलती है, वैसे ही एकेडमिक कैलेंडर जम्मू कश्मीर का भी चल रहा है। नया कश्मीर वो है जहाँ झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए आप जैसे तमाम नौजवान और बच्चियाँ रात को भी मिल जाएंगी। पोलो मार्केट हो या अनेक स्थान हो, मुझे लगता है कि नाइट लाइफ का आनंद लेते हुए अब जम्मू कश्मीर के लोग दिखाई पड़ते हैं। नया कश्मीर वो है जहाँ 30 वर्ष पहले जो सिनेमा हॉल बंद हुआ था, वो पुलवामा हो, शोपियाँ हो, हंदवाड़ा हो या श्रीनगर हो, अब कश्मीर के लोगों को सिनेमा देखने के लिए जम्मू, चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं आना पड़ता है, वो वहीं देख ले रहे हैं। ये नया कश्मीर है। नया कश्मीर वो है, तो ये चीज़ें बहुत बदली हैं और मुझे लगता है कि नया कश्मीर वो है जहाँ कश्मीर का आदमी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार पा सका है। अब वो कश्मीर नहीं है जो दूसरे के मर्जी से कश्मीर के लिए जी। आपने कश्मीर के हालात के बारे में जो बताया, मुझे लगता है वो सुनकर के देश के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। वाकई में ये तस्वीर, मैं समझता हूँ आप तो गवाह हैं इस बात के। जब वो श्रीनगर में विजयधर साहब के सिनेमा हॉल का जी मैं गया था, उसमें उद्घाटन हुआ था, आप खुद आए थे, आपने देखा अपनी आंखों से। मैंने वो भी देखा और जिस चीज़ ने बहुत राहत दी वो थी जब कश्मीर में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी जी। आम आदमी तिरंगा लेकर सड़कों पर निकला और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। जो हमारा पड़ोसी है उसको देख लेना चाहिए। मनोज जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, जम्मू कश्मीर पर, आतंकवाद पर, आपके विश्वास पर, और अच्छी बात है आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर। हमने उनसे पूछा जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बारे में, जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे के फैसले का। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको 5 साल आज आपके पूरे होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी के लिए। बहुत बधाई। मैं ब्लेम करना चाहूँगा और आपको के ऊपर इल्ज़ाम सही होता है कि आप जो सक्सेस होता है वो अपने कंधे पे नहीं लेते।
ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सक्सेस कंधे पे लें कि 5 साल के अंदर आपने जो हासिल किया है उसके बारे में भी आप सोचें और बताएं लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि कश्मीर 2020 में क्या था और आज क्या है, क्या बदलाव आए उसके अंदर। जो प्रॉक्सी गवर्नमेंट का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा है वो बिल्कुल ही निराधार साबित हो गया, क्योंकि आपने बेबाक तरीके से बता दिया कि आपके रोल और स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट के रोल के अंदर विभाजन क्या है। मगर जो आपने विक्टिम फैमिलीज़ के लिए, टेरर विक्टिम फैमिलीज़ के लिए काम किया, मैं 7 टेन्योर काट चुका हूँ, मेरे ख्याल से मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं देखा। इसके लिए आपको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और लास्ट में जो आपने अपनी सिविलाइजेशन के बारे में, धर्म के बारे में, पर्सनल रूप से जो कार्रवाई करनी है उसके बारे में जो आपने जवाब दिया वो बहुत ही अच्छा है, मैं आपको उसके बरी करता हूँ। मगर मैं ये भी चाहूँगा कि आपको सज़ा ज़रूर सुनाई जाए, और सज़ा वो होनी चाहिए जो आपने 5 साल के अंदर देश के लिए, कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए हासिल किया है। गवर्नमेंट आपको, देश आपको और ऊंची स्थान पे ले जाए, जिम्मेदारियां दे, ताकि आप शरीर, मानसिक तौर से, फिजिकल तौर से और लग करके काम करें और हमारे देश के लिए अच्छा बढ़िया काम करें। इस विश्वास के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसी तरह से देश की सेवा करते रहेंगे, जिस भी काम का उन्हें प्रभार मिलेगा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे इसी शिद्दत से निभाएंगे। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।